हेलो फ्रेंड्स। साइकोस्फीयर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक अधिगम। अधिगम में हमने अभी पढ़ लिया था थॉर्नडाइक और एक हमने पढ़ा था गेस्टाल्टवाद। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली के ऊपर, और थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था, बिल्ली क्या करते थे, अभ्यास। तो ये किस पर आधारित था? अभ्यास पर आधारित था। ये कौन सा थॉर्नडाइक कैसा मनोवैज्ञानिक माना जाता है? व्यवहारवादी। क्यों? क्योंकि इसने बिल्ली के व्यवहार को देखकर अधिगम के बारे में बताया कि बिल्ली ने जैसा व्यवहार किया, बार बार अभ्यास किया, तो व्यवहार के अकॉर्डिंग बताया तो अधिगम। और संज्ञान यानी दिमाग, माइंड के अकॉर्डिंग बताएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? संज्ञानवादी। गेस्टाल्टवाद में क्या था? सुल्तान था। सुल्तान ने बार बार अभ्यास नहीं किया, उसने रचनात्मक सोच अपनाई, रचनात्मक और अनुसंधानात्मक यानी खोज वाली। तो ये तो अभ्यास पर बल देता है, ये रचनात्मक कार्यों पर, अनुसंधान पर बल देता है। तो ये कौन सा था? संज्ञानवादी। गेस्टाल्टवाद में कौन कौन था? वर्दीमर, कोफका एंड सुल्तान का दोस्त कौन? कोहलर। तो ये तो अभ्यास पर आधारित था, ये किस पर आधारित था? सूझ पर आधारित था, माइंड पर आधारित था, इंसाइटफुल लर्निंग, अंतर्दृष्टि पर आधारित था, यानी दिमाग पर आधारित था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावलोव का सिद्धांत। हमारा पढ़ने का क्या तरीका होगा? वही तरीका होगा, पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में, पावलोव के बारे में जानेंगे, या फिर सिद्धांत के अकॉर्डिंग कुछ जानेंगे, फिर इसके क्या क्या, इसका पहले प्रयोग देखेंगे कि भाई इसने प्रयोग क्या किया, फिर प्रयोग के अकॉर्डिंग इनका नाम देखेंगे कि भाई प्रयोग का नाम क्या क्या हुआ, फिर उसमें नियम क्या क्या है, अगर नियम है तो उसके शिक्षा में उपयोग क्या है, शिक्षा में उसके उपयोग क्या है, ये हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो देखते हैं पावलोव के बारे में। सबसे पहले तो ये सिद्धांत इसने कब दिया था? 1904 में इसका ये सिद्धांत आया था। पावलोव का पूरा नाम क्या है? इयान पेट्रोविच पावलोव। जैसे हमारे थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के। गेस्टाल्टवाद कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ऐसे हमारे पावलोव भाई साहब कहाँ के थे? रूस के। देखो, यूएसए से तो कौन थे? थॉर्नडाइक। जर्मनी से कौन थे? गेस्टाल्टवाद। और रूस के हमारे कौन आगे? पावलोव। अच्छा, ये कैसे मनोवैज्ञानिक थे? ये व्यवहारवादी थे। जब हम इसके प्रयोग पढ़ेंगे तब पता लग जाएगा भाई ये व्यवहारवादी क्यों है। व्यवहारवादी का मतलब क्या है? जो शारीरिक रूप से सीखे वह व्यवहारवादी, और जिसके प्रयोग के अंदर संज्ञान यानी माइंड का यूज हो वो क्या होना चाहिए? संज्ञानवादी। तो ये व्यवहारवादी थे। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1904 के अंदर। लेकिन पेपर में पूछा जाता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक को मनोविज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो हमें याद होता है कि नोबेल तो पावलो को मिला था, हम टिक कर देते हैं पावलो पर। ये गलत है, क्योंकि उन्हें नोबेल पुरस्कार मनोविज्ञान में नहीं, साइकोलॉजी में नहीं मिला, इनको मिला था फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी यानी शरीर शास्त्र में इनको मिला था। तो कंफ्यूज मत हो जाना, शरीर शास्त्र में इनको नोबेल मिला था, ना कि मनोविज्ञान के अंदर। यहाँ तक इनकी चीज़ें क्लियर हुई कि भाई कहाँ के थे ये? रूस के, व्यवहारवादी थे, नोबेल मिला था, लेकिन फिजियोलॉजी यानी शरीर शास्त्र में इनको नोबेल मिला था। अब आगे हम चलते हैं इनके प्रयोग के ऊपर। पढ़ते हैं कि पावलोव ने प्रयोग किस पर किया। तो पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर किया? बिल्ली पर। जर्मनी वालों ने किस पे किया? चूहे, बिल्ली, कुत्ते, बंदर, सब पे किया। लेकिन सफल कौन सा हुआ? सफल हुआ चिंपांजी वाला यानी सुल्तान वाला। और इन्होंने, पावलोव ने किसके ऊपर किया है? कुत्ते के ऊपर। तो देखो, ये प्रयोग बहुत इंटरेस्टिंग है कुत्ते वाला।
तो ये प्रयोग देखते हैं हम क्या प्रयोग है। एक कुत्ता था पावलोव के सामने, ये मान लो एक डॉगी है। देखो डॉग, इसके सामने क्या है, भोजन लाया जा रहा है। कुत्ते के सामने क्या लाया जा रहा है, भोजन लाया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, 3 चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है। 2 रखना, याद रखना जरूरी है। एक होता है उद्दीपक, एक होती है अनुक्रिया, एक होता है पुनर्बलन। ये 3 चीज़ें समझो पहले ये क्या है। उद्दीपक का मतलब होता है टारगेट, हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है, वो तो क्या है, उद्दीपक। ठीक है। अनुक्रिया का मतलब किसी लक्ष्य के प्रति हम जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं वो क्या हो जाएगी, प्रक्रिया या अनुक्रिया। मोटिवेशन में मैंने पढ़ा था। और पुनर्बलन क्या होता है, जो हमने टारगेट प्राप्त कर लिया है उससे जो हमें संतुष्टि प्राप्त होगी, संतुष्टि प्राप्त होगी, वो क्या होगा, पुनर्बलन। अगर संतुष्टि प्राप्त होगी, पुनर्बलन हमें मिल जाएगा, तो हम और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि एक होता है उद्दीपक, एक होता है उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया, इस लक्ष्य के प्रति होने वाली अनुक्रिया। ठीक है। उद्दीपक को बोलते हैं स्टिमुलस और अनुक्रिया को बोलते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है। शॉर्ट में हमने देखा था SR, स्टिमुलस के प्रति अनुक्रिया। ये कौन सा प्रयोग हुआ था, SR हमने पढ़ा था। किसका प्रयोग था, SR थ्योरी। ये प्रयोग था हमारा थॉर्नडाइक का। किसका प्रयोग था, थॉर्नडाइक का। ठीक है। अब चलते हैं आगे कि हम क्या पढ़ रहे थे, कुत्ता था प्रयोग पढ़ रहे थे हम। अच्छा, हम प्रयोग पढ़ रहे थे कि भाई एक डॉग था। ठीक है। इस डॉग के सामने क्या लाया गया, भोजन। क्या लाया गया, भोजन। तो ये भोजन हमारे लिए क्या हो गया, एक उद्दीपक हो गया। क्या हो गया, उद्दीपक। भोजन क्या हो गया, उद्दीपक। और भोजन नेचुरल चीज़ है, इसलिए इसको बोलेंगे हम नेचुरल उद्दीपक। ठीक है। इस भोजन को देखकर जो कुत्ता है वो इसको खाने के लिए क्या करता है, खाने खाने के लिए क्या निकालता है, लार निकाल देता है। क्या निकाल देता है, लार। भोजन को देख के लार टपकती है ना, तो इस भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपक जाती है। तो ये लार क्या हो जाएगी, इस कुत्ते की अनुक्रिया। क्या हो जाएगी, कुत्ते ने क्या अनुक्रिया की, इस टारगेट भोजन को देखकर उसने लार निकाल दी। तो नेचुरल उद्दीपक था भोजन, और स्वाभाविक जो उसने लार निकाली वो भी क्या है, स्वाभाविक। लार निकलना क्या है, स्वाभाविक है उसकी, तो स्वाभाविक इसकी अनुक्रिया होगी। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। अब क्या किया पावलो भाई साहब ने, ये जो स्वाभाविक उद्दीपक था, स्वाभाविक, ये वर्ड मैं लिख रहा हूँ, इनका मतलब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे स्वाभाविक क्यों लिख रहा हूँ मैं। अब उसने क्या किया, पहले प्रयोग पढ़ लेते हैं कि एक जो भोजन था, अब वो भोजन लेके आने लगा। कुत्ता मान लो यहाँ पे है, कुत्ता भोजन को देखेगा तो क्या निकालेगा, लार निकालेगा। अब उसने क्या किया, भोजन, जब भी वो भोजन उसके सामने लेके आता है तब वो क्या करता है, एक घंटी को बजा देता है। क्या कर देता है, घंटी को बजा देता है। भोजन और घंटी दोनों को साथ साथ चलाता है वो। भोजन लेके आया जैसे ही, वैसे ही उसने क्या बजा दी, घंटी बजा दी। यानी भोजन, जैसे ही भोजन को देखा वैसे ही घंटी बजा दी। तो कुत्ते को तो भोजन को देखना था, घंटी बज रही है नहीं बज रही उसके लिए कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन भोजन को देखते उसने क्या निकाल दी, लार निकाल दी, क्योंकि अनुक्रिया तो करेगा वो। लेकिन पावलो भाई साहब प्रयोग कर रहे थे
तो वो क्या कर रहे थे, बार बार भोजन के साथ घंटी को बजा रहे थे। जैसे ही भोजन लेके आते साथ साथ में घंटी बजा देते। तो कुत्ता भोजन को देख के लार निकालता, लेकिन कहीं ना कहीं कुत्ते के दिमाग में ये हो गया, दिमाग में नहीं, कुत्ते की एक आदत बन गई, दिमाग की बात नहीं कहूँगा यहाँ पे मैं, आदत बन गई कुत्ते की, कि भाई कुत्ते को समझ में आ रहा है कि भाई घंटी भी बज रही है, उसको सुनाई तो दे रहा है ना, घंटी बज रही है साथ में भोजन आ रहा है। ठीक है, तो यानी उसको ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं कि घंटी बजती है तो भोजन आता है। नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, ये देखो 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब की बार क्या किया पावलो भाई साहब ने, भोजन तो लाया नहीं, सिर्फ क्या लेके आया, घंटी बजाई उसने कुत्ते के सामने। यानी उसने साउंड बजाई किसकी, घंटी की। तो उसने क्या अजीब चीज़ देखी कि जो कुत्ता है उसने घंटी को सुनने के बावजूद भी क्या निकाल दी, घंटी को सुनते ही लार निकाल दी। हालांकि उसने भोजन नहीं देखा, सिर्फ घंटी बजी है, तो घंटी बजते ही उसने क्या निकाल दी, लार निकाल दी। तो पावलो भाई साहब को समझ में आया कि मैं सिर्फ भोजन लेके आ रहा था, तब कुत्ता लार निकाल रहा है, स्वाभाविक सी बात है, तो भोजन उसका स्वाभाविक है और स्वाभाविक अनुक्रिया उसकी लार निकालना। फिर क्या किया, भोजन के साथ साथ वो घंटी लेके आ रहा है, यानी एक और उद्दीपक को लेके आ रहा है। इसको हम बोलेंगे कृत्रिम उद्दीपक, जिसको देखकर प्रक्रिया करने का मन करे तो वो क्या कहलाते हैं, उद्दीपक कहलाते हैं। तो भोजन के साथ एक कृत्रिम उद्दीपक की भी लेके आया वो, तो वो फिर भी लार निकाल रहा है, लेकिन ये लार क्या है, स्वाभाविक अभी भी। क्यों, क्योंकि वो तो भोजन को देख के लगा रहा है ना लार। फिर क्या किया, ओनली वो क्या लेके आता है, कृत्रिम उद्दीपक। अब की बार जो उसकी लार निकली है वो कृत्रिम उद्दीपक को देख के निकली है। यानी ध्वनि के साथ कुत्ते का क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, एक बॉन्ड। कैसे बॉन्ड बन गया, उसको ऐसे लगने लग गया कि घंटी बजेगी भोजन आएगा, भोजन आएगा घंटी बजेगी, घंटी बजी मतलब भोजन आएगा, लेकिन भोजन आया नहीं, लेकिन घंटी बजी, घंटी बजते ही उसको लगा कि भाई भोजन तो आएगा, उसने लार निकाल दी भोजन के लिए। किसके लिए, भोजन के लिए। घंटी उसका एक मीडियम बन गया कि भाई घंटी के साथ भोजन आता है, तो इसका घंटी के साथ एक बॉन्ड बन गया, जिस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, जिस बॉन्ड को बोलेंगे कि भाई उसकी एक कंडीशन बन गई, कंडीशनल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, कंडीशनल बॉन्ड। समझ में आई, प्रयोग में पाउलो भाई साहब क्या कहना चाह रहा है, ये समझ में आई। ये चीज़ें समझ में आ गई तो सारा प्रयोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या हो जाती है, वो एक कंडीशन लगाता है भोजन के साथ में, किसको, घंटी को। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझ में आ गई भाई, हाँ, कि दो चीज़ों का आपस में बॉन्ड बनाने के लिए अगर हम दो चीज़ों को साथ साथ लेकर चलें तो दोनों के प्रति व्यक्ति है जो वो क्या करने लग जाता है, अनुक्रिया करने लगता है। प्रयोग समझ में आया। अब प्रयोग के माध्यम से हम समझते हैं कि आगे क्या क्या इसके नाम होंगे और क्या क्या इसके अंदर कहा जाएगा। तो लिख लीजिए कुछ एक बार। जो पावलो भाई साहब है, पावलो ने स्वाभाविक उद्दीपक के साथ कृत्रिम उद्दीपक, कृत्रिम उद्दीपक कौन सा था, स्वाभाविक तो क्या था, भोजन, और कृत्रिम कौन सा था, घंटी, के बीच एक सहचर्य, सहचर्य मतलब एक अनुबंध, अनुबंध स्थापित कर दिया। और यह सिद्ध किया कि जो अनुक्रिया थी, लार निकलना कुत्ते की, अनुक्रिया भोजन के बजाय ध्वनि के प्रति अनुकूलित, यानी उनके उसके अनुसार काम करने लगे ना, घंटे के अनुसार वो लार निकालने लग गया,
अनुकूलित, अनुबंधित, यानी उसके साथ बॉन्ड बन गया, हो जाती है। अच्छा बताओ, ये संज्ञानवाद है या व्यवहारवाद है? ये क्या है? व्यवहारवाद। क्यों? क्योंकि इसमें दिमाग नहीं, व्यक्ति का व्यवहार देखकर अधिगम किया गया है कि भाई हाँ, दो चीज़ों के बीच में बॉन्ड बनाया जा सकता है, फिर एक चीज़ को छोड़कर दूसरे के प्रति हम कार्य करना शुरू कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो रात को हम सो रहे हैं, ठीक है, एक चौकीदार है, वो रोज़ाना आता है, वो क्या बोलता है? जागते रहो, जागते रहो, प्लस में क्या करता है? ज़मीन पर डंडा मारता है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को नोट करते हैं कि जागते रहो और डंडा मारते हैं साथ में। फिर कई दिनों बाद में, कई दिन बाद वो क्या करता है? सिर्फ डंडा मारता है और हम समझ सकते हैं कि भाई हाँ, जागते रहो, सिर्फ डंडा मारता है। तो मतलब हमारा जो दिमाग है वो इसको छोड़कर इस डंडे के प्रति अनुबंधित हो गया, इसके साथ बॉन्ड बन गया हमारा। और एग्जाम्पल मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे मान लो हमारे बच्चे हैं, बच्चे हैं, ठीक है, कोई बच्चा है, मान लो कोई बच्चा है, क्या मैं भी क्या लिख रहा हूँ, बच्चा, कोई बच्चा है, मान लो उसका पापा है, छोटा बच्चा है, 2-2.5 साल का, उसके पापा उसके सामने आते हैं, पापा सामने आते हैं, और वो क्या करते हैं? जैसे ही पापा उसके सामने आते हैं तब उसकी मम्मी जो है वो ये चिल्लाती है, पापा आ गए, पापा आ गए। ये बात बोलती है कब? जब उसके पापा सामने आते हैं तभी बोलती है। लेकिन बच्चे का क्या है, इस चीज़ के साथ बॉन्ड बन जाता है। अब जैसे ही मम्मी बोलेगी ना कि पापा आ गए, चाहे पापा आए हैं चाहे सामने नहीं आए हैं, तो बच्चा सेम वही रिस्पॉन्स करेगा, सेम वही रिस्पॉन्स करेगा जब पापा सामने आते थे। तो उसका क्या है? इस चीज़ के साथ बॉन्ड बन गया। चीज़ें समझ में आ रही है कि अनुबंध क्या है? यानी स्वाभाविक चीज़ जो नेचुरल है, जो रियलिटी है, उसको छोड़ के कोई कंडीशनल या फिर कोई कृत्रिम चीज़ के साथ बॉन्ड बन जाना, ये पावलोव हमें सिखा रहा है। इस प्रयोग के माध्यम से क्या सिखा रहा है? ये सिखा रहा है कि भाई नेचुरल चीज़ को छोड़ के किसी कृत्रिम चीज़ के साथ में अनुबंध हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इस प्रयोग के आधार पर जो पावलोव का सिद्धांत है, पावलोव का, उसके नाम क्या क्या है। देखो, पहली चीज़ तो ये किसके ऊपर आधारित है? अनैच्छिक क्रियाओं पर आधारित है। यानी शरीर पर अगर कंट्रोल ना हो, जैसे कुत्ते का लार टपकना, वो क्या है? ऐच्छिक क्रिया है या ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक है। लार टपकना क्या है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब अनैच्छिक है, हमारी इच्छा पर कंट्रोल नहीं रहता। तो अनैच्छिक क्रियाओं पर आधारित है। कौन सी क्रियाओं पर? अनैच्छिक। तो इसका एक नाम तो क्या पड़ जाता है? अनैच्छिक अनुबंधित सिद्धांत। ठीक है। नंबर 2 बात, मुझे ये बताओ कि जो स्वाभाविक था उसको छोड़कर कंडीशनल के साथ बॉन्ड बन गया था ना, जो हम ले गए थे साथ में, जैसे घंटी होगी, कंडीशनल चीज़ों के साथ में क्या बन गया था? बॉन्ड बन गया था। तो स्वाभाविक को छोड़कर वो क्या करता था? कुत्ता कंडीशनल जो चीज़ है, यानी घंटी है, उसके प्रति क्या करता था? अनुक्रिया करता था, उसके प्रति रिस्पॉन्स करता था। तो इसका सेकंड नाम क्या हो जाएगा? इंग्लिश में याद रखना, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी। कंडीशनल का हिंदी में कितने नाम हो सकते हैं? बहुत सारे नाम हो सकते हैं। संबद्ध
क्या होता था नाम? संबंध, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया, सिद्धांत। कंडीशन मतलब बंध बन गया, तो अनुबंध, अनुबंध, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, सिद्धांत, ये नाम हो गया इसका। अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, ये भी इसका नाम हो गया। ठीक है। 3 नंबर देखो, इसका एक नाम आया क्लासिकल। मैं बताता हूँ ये नाम क्यों आया, क्लासिकल कंडीशनिंग, कंडीशनिंग थ्योरी, ये इसका नाम आया। ये इसका नाम क्यों आया? क्लासिकल का मतलब होता है परंपरागत, प्राचीन, क्योंकि ऐसे प्रयोग शुरुआत से होते आए हैं। कंडीशन बनाना बच्चों के साथ या और करना, इसमें कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया, उसके बाद में उसे समझ में आया कि भाई हाँ ये चीज़ें तो पुरानी भी हैं। तो इसका एक नाम याद रख लेना, प्राचीन, परंपरागत या प्राचीन। कंडीशन मतलब अनुबंध, अनुबंध सिद्धांत, इसका नाम पड़ता है एक। परंपरागत को शास्त्रीय भी बोल सकते हैं क्योंकि शास्त्र पुराने होते हैं, शास्त्रीय, अनुबंधित सिद्धांत, ऐसे इसके नाम हो जाएंगे। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन, परंपरागत अनुबंधन, अनुबंधन या अनुकूलन भी बोल सकते हैं यहाँ पे, अनुकूलन, क्योंकि उसके प्रति अनुकूल हो गया था ना वो, अनुकूलन। तो ये मेन इसके 3 नाम हो गए। कंडीशनल रिस्पॉन्स, CR थ्योरी, जैसे SR थ्योरी पढ़ा था हमने, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, मतलब उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। यहाँ पर क्या कंडीशनल उद्दीपक आ जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं अपने, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस मतलब टारगेट, टारगेट के प्रति अनुक्रिया करना, लेकिन यहाँ पे स्टिमुलस कौन सा हो जाता है, कंडीशनल हो जाता है। तो इस थ्योरी का नाम क्या हो जाएगा, CR थ्योरी, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी। कंडीशनल मतलब संबंध, अनुबंध, अनुबंधित, अनुकूलन, पुराना है तो प्राचीन, परंपरागत, शास्त्रीय, अनैच्छिक क्रियाओं पर आधारित और अनैच्छिक अनुबंधित सिद्धांत। अगला नाम देखो इसका क्या है, एक नाम इसका पड़ता है प्रतिस्थापक, प्रतिस्थापक सिद्धांत। इसे प्रतिस्थापक सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो स्वाभाविक उद्दीपक था, जो हमारा भोजन था, उसकी जगह किसने ले ली, कृत्रिम उद्दीपक ने। कंडीशनल जो स्टिमुलस है उसने ले ली, तो वो क्या हो गया था अपनी घंटी, तो उसकी जगह उसने ले ली, इसलिए इसकी जगह मतलब प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापक सिद्धांत इसको बोला जाता है। ठीक है। नंबर 5, इसका एक और आता है प्रतिवादी अनुक्रिया सिद्धांत। प्रतिवादी, प्रतिस्थापन से प्रतिवादी आ जाएगा, यानी एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ के प्रति, किसी अन्य चीज़ के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं, तो इसलिए इसे क्या बोल दिया, प्रतिवादी अनुक्रिया सिद्धांत। या इसको बोल सकते हैं अपने एक सिद्धांत संबंध, अनुबंध तो बन गया था, लेकिन किसके प्रति बना था, अन्य किसी उद्दीपक के प्रति। तो संबंध प्रत्यावर्तक, प्रत्यावर्तक मतलब उसकी जगह दूसरी जगह ले ली, किसी और चीज़ ने जगह ले ली, भोजन की जगह किसने ले ली थी, घंटी ने। तो प्रतिस्थापक, प्रतिवादी, प्रत्यावर्तक, संबंध प्रत्यावर्तक सिद्धांत, इसका ये भी नाम एक माना जाता है। तो यहाँ से इनके नाम कंप्लीट हो गए। अच्छा, एक इसका नाम और इसने दिया था, मनोदेहिक का पाचन तंत्र, तो ये भी इसका याद रख लेना। ये भी किसका है, पावलोव का, कुत्ते के ऊपर था ना, क्यों, क्योंकि कुत्ता लार निकाल रहा था। ठीक है, पाचन तंत्र पर आधारित है। एक नाम इसका और याद रख लेना, नाम नहीं है बस याद रख लेना कि भाई संबंध प्रतिक्रिया, ये तो हमने पढ़ ही लिया बस। ठीक है, इतने नाम इसके याद रख लेना। क्या क्या नाम होंगे, जितने भी नाम है सारे प्रयोग के ऊपर आधारित है। मैंने इसका नाम याद रखना, CR थ्योरी, CR इंग्लिश में याद रखना, क्लासिकल यानी पुराना, शास्त्रीय अनुबंधन रिस्पॉन्स थ्योरी, एक ये नाम याद रखना। 2 नंबर नाम इसका याद रखना, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी, इंग्लिश में, हिंदी में तो बहुत नाम है, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी।
और 3 नंबर प्रतिस्थापक या प्रत्यावर्तक सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत, अनुबंध प्रत्यावर्तक सिद्धांत, अनुबंध पहले आएगा, अनुबंध प्रत्यावर्तक सिद्धांत। ये 3 नाम इसके प्रोबेबली याद रखना। अब मैं जो बॉक्स बना रहा हूँ उसे याद रखना। अच्छा, पहले कुछ वर्ड याद रख लो। एक तो वर्ड है कंडीशनल। कंडीशनल को मैं बोलूँगा सी से। एक बोलूँगा स्वाभाविक, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल जिसको मैं क्या बोलूँगा, अनकंडीशनल। ठीक है। एक मैं बोलूँगा आर, रिस्पॉन्स, अनुक्रिया, उसको मैं क्या बोलूँगा, आर, रिस्पॉन्स। ये 3 वर्ड याद रखना। एक होगा स्टिमुलस, उद्दीपक, जिसे मैं क्या बोलूँगा, एस। ये 4 चीज़ें याद रखना। कंडीशनल को तो मैं बोलूँगा सी, यानी जिसके साथ अनुबंध बनाए, जिसके साथ क्या बनाए, अनुबंध, उसे तो हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल। जिसके साथ स्वाभाविक अनुबंध था उसे मैं क्या बोलूँगा, अनकंडीशनल। जो हमने अनुक्रिया की उसे मैं क्या बोलूँगा, रिस्पॉन्स, अनुक्रिया। और उद्दीपक तो है ही है, अनुबंध बनने वाला उद्दीपक। ठीक है। ये 4 वर्ड याद रखना। सी से कंडीशनल, अनकंडीशनल मतलब स्वाभाविक, ये कंडीशनल मतलब हो जाएगा अस्वाभाविक या कृत्रिम, या फिर कृत्रिम, जिसके साथ अनुबंध बन जाता है, स्वाभाविक नहीं, अस्वाभाविक, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस। अब मैं जो एक सारणी बनाता हूँ उसको याद रखना। यू सी एस आर। ठीक है। पहला नंबर। 2 नंबर यू सी एस प्लस में सी एस आर। 3 नंबर सी एस आर। देखो ये क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। क्या था हमारा, भोजन। ठीक है। अनकंडीशनल स्टिमुलस। क्वेश्चन पूछा जाए कि पावलोव के नियम में स्वाभाविक उद्दीपक क्या था। अनकंडीशनल स्वाभाविक उद्दीपक क्या था, भोजन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो अनुक्रिया की उसने, उस अनुक्रिया को बोला जाएगा यू सी आर, या फिर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स या फिर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर पूछा जाए, स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर होने वाली अनुक्रिया क्या है, यूसीआर या फिर यूआर। अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या थी, स्वाभाविक अनुक्रिया क्या थी, ये पूछा जाए कि भाई स्वाभाविक अनुक्रिया क्या थी, तो हम क्या बोलेंगे, स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन, यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस को देखकर आने वाली लार यानी आने वाली अनुक्रिया, वो क्या थी, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था, स्वाभाविक अनुक्रिया थी। तो पहली चीज़ तो ये वर्ड्स याद रखना। दूसरा, अब उसने क्या किया था, भोजन के साथ में, भोजन क्या हो जाएगा, वो पूछा जाएगा सीधा सीधा, भोजन क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी स्वाभाविक उद्दीपक तो क्या है, भोजन। कंडीशनल स्टिमुलस यानी अनुबंधित उद्दीपक, कंडीशनल मतलब अनुबंधित, या फिर इसको बोल सकते हैं अस्वाभाविक। क्या बोल सकते हैं हम, अस्वाभाविक। आराम से समझना इन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये। कंडीशन मतलब अनुबंधित या फिर अस्वाभाविक। भोजन के साथ क्या आ गई, अनुबंधित उद्दीपक आ गया, क्या आ गई, घंटी। क्या आ गई, घंटी। घंटी क्या है, पूछा जाएगा पावलोव के नियम में घंटी क्या है, तो अस्वाभाविक उद्दीपक या फिर अनुबंधित उद्दीपक क्या है, घंटी। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, भोजन। अस्वाभाविक उद्दीपक, घंटी। अनुबंधित उद्दीपक क्या है, घंटी। स्वाभाविक क्या है, भोजन। उसके प्रति जो लार आई उसको हम क्या बोलेंगे, वो भी हो जाएगी कौन सी, हमारी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। क्योंकि कुत्ता अभी भी किसको देख कर लार निकाल रहा है, भोजन को, क्योंकि भोजन साथ में है ना, भोजन साथ में, तो लार किसके प्रति आएगी, भोजन के प्रति।
तो हम उस लार को क्या बोलेंगे, स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, जैसे ये भी स्वाभाविक थी, ये भी स्वाभाविक थी, क्यों, क्योंकि भोजन को देख के लार आ रही है। थर्ड नंबर में देखो, अब की बार भोजन हटा लिया, अब क्या आ गया, अनुबंधित उद्दीपक आ गया। अनुबंधित या फिर प्रत्यावर्तक उद्दीपक या फिर संबद्ध उद्दीपक या फिर अस्वाभाविक उद्दीपक, कंडीशनल आ गया। क्या आ गया, कंडीशनल स्टिमुलस। उसके प्रति जो उसने लार निकाली, अब की बार लार भोजन के लिए आई है, नहीं, घंटी के लिए लार आई है। तो घंटी के लिए जो लार आई है उसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी अनुबंधित अनुक्रिया। जब भोजन था, भोजन मतलब स्वाभाविक उद्दीपक, यूसीएस अनकंडीशनल। अभी कंडीशन आई है, कोई कंडीशन तो घंटी की आएगी, तो अनकंडीशनल। उसके प्रति जो लार आई वो क्या होगी, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। इसको क्या बोलेंगे, अस्वाभाविक अनुक्रिया, अस्वाभाविक। फिर भोजन के साथ में घंटी को लाया, घंटी क्या, अनुबंधित, अनुबंधित इसके साथ बनाना है, तो अनुबंधित उद्दीपक बोलेंगे इसको, या अस्वाभाविक बोलेंगे। फिर भी जो ला रही है उसको क्या बोलेंगे, स्वाभाविक, क्यों, क्योंकि भोजन के लिए आई है। अब भोजन नहीं है, अनुबंधित घंटी है, तो घंटी के लिए जो ला रही है उसको बोलेंगे कंडीशनल रिस्पॉन्स, अनुबंधित अनुक्रिया। ये वर्ड अगर समझ में आ गया तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब मैं बार बार में ये वर्ड्स लिखता हूँ, आप समझना। यूसीएस, यूसीएस बताओ कौन है, भोजन। यूसीआर या फिर यूआर, ये क्या है, भोजन के लिए लार निकल रहा, भोजन के लिए की गई अनुक्रिया, वो क्या है, यूसीआर। या फिर मैं क्या बोलूँगा, स्वाभाविक अनुक्रिया। यूसीएस क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक। अच्छा, अब बताओ सीएस क्या है, सीएस क्या है, घंटी, मतलब अनुबंधित उद्दीपक। स्टिमुलस आ रहा है ना, तो उद्दीपक कौन है, उद्दीपक तो घंटी है। सी आर क्या हो जाएगा, अस्वाभाविक, आर मतलब रिस्पॉन्स, अनुक्रिया, या फिर अनुबंधित या अनुकूलित, कुछ भी वर्ड कह सकते हैं, इंग्लिश में एक ही होगा, कंडीशनल। अनुकूलित अनुक्रिया, ये किसके लिए आई है, ये घंटी के लिए आई है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंडीशनल रिस्पॉन्स। ये चीज़ क्लियर होगी, ये वर्ड्स भी क्लियर हो गए सारे के सारे। यूसीएस क्या है, सीएस क्या है, यूसीआर क्या है, सीआर क्या है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। तो ये तो हमने अभी तक प्रयोग पढ़ा है, और प्रयोग के आधार पे जो जो नाम आए हैं वो हमने पढ़े हैं। ठीक है, अस्वाभाविक उद्दीपक, या इसको सहायक भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सहायक, इसको सॉरी, इसको क्या बोल, अनुबंध यानी सहायक भी बोल सकते हैं, वो इसके साथ में ये आया था ना। तो यहाँ तक समझ लेते हैं हम चीज़ों को। अब हम देखते हैं कि शिक्षा में इसके क्या उपयोग है। शिक्षा में उपयोग, एक नंबर उपयोग देखो, अक्षर विन्यास सिखाना, बच्चों को क्या सिखाना, अक्षर विन्यास, यानी अक्षर कैसे बनते हैं, तो वो कैसे हम अनुबंध के माध्यम से सीखते हैं, उसमें यह प्रयोग क्यों काम आता है। देखो, बचपन में हमने ध्यान होगा, हम ए सीखते थे, ए बनाना, तो क्या डायरेक्ट ए सीख लेते थे, नहीं, हमें मास्टर जी क्या बोलता था, ऐसे करके देता था, फिर बीच में ऐसे करके देता था, तो फिर हम क्या करते थे, इसके ऊपर ऐसे 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 करते थे, यानी हमारा अनुबंध किसके साथ बन रहा है, इन डॉट्स के साथ अनुबंध बन रहा है। जब हम ये सीख जाते थे तब हम डायरेक्ट ए बनाना सीख जाते थे। ये डायरेक्ट ही हम ए बनाना सीख गए थे क्या, नहीं, पहले अनुबंध बनाया गया, पहले क्या बनाया गया, अनुबंध बनाया गया। तो अक्षर विन्यास को सीखने में कौन सा नियम काम आता है, पावलोव वाला नियम काम आता है। पहली चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। भाषा विकास में, भाषा विकास में भी अनुबंध का यूज होता है। अच्छा, एक बात बताओ, शब्दों का अर्थ जानने में, शब्दों का
अर्थ जानने में क्या हम अनुबंध का यूज़ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई वर्ड है, जैसे फ़ैन, तो क्या हम डायरेक्ट सीख लेते हैं कि भाई ये जो ऊपर है ये फ़ैन है? ऐसे नहीं। हम कैसे सीखते हैं कि भाई हाँ, ये जो घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, घूमने के साथ अनुबंध बनाते हैं। फिर हर घूमने वाली चीज़ को हम थोड़ा फ़ैन बोल देते हैं, अलग अलग निकालते हैं कि भाई हाँ, ये पंखे पे जो छत पे लटका है ये वाला तो घूमने वाला फ़ैन है, वो कूलर हो जाएगा। ऐसे अनुबंध बनाते हैं हम, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलते सीधा। भाषा विकास में कैसे सहायक है बताओ? जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोलो बोलो केला, तो क्या बच्चा केला बोलने से डायरेक्ट सीख जाएगा कि भाई ये शेप वाला केला होता है? नहीं। क्या करते हैं, केला उसके सामने लाते हैं, फिर बोलते हैं बेटा केला खा ले, फिर केला सामने लाते हैं, फिर कहते हैं केला खा ले। तब बच्चे को समझ में आता है कि ये जो शेप का है इसको क्या बोलते हैं? केला। फिर डायरेक्ट हम बोलते हैं केला, तो उसके मन में वो आकृति आ जाती है कि भाई हाँ, मतलब वो वाली चीज़ हमारे सामने आने वाली है। तो भाषा के विकास में, शब्दों के अर्थ में, अर्थ जानने में इसमें किसका उपयोग होता है? पावलोव के नियम का उपयोग होता है। चीज़ें समझ में आ रही है भाषा विकास में कैसे सहायक है? जैसे आप डायरेक्ट बोल लेते हो, जूता वर्ड बोलोगे जूता, तो बच्चा समझ जाएगा जूता क्या है? नहीं। हम जूते को लेके आएंगे, जूते को उसको दिखाएंगे कि भाई ये चीज़ जूता होती है, फिर इसके सामने बार बार बोलेंगे जूता ये है, जूता ये है। फिर बच्चा ऑटोमेटिक समझ जाएगा जूता वर्ड। जूता वर्ड जब भी उसके सामने लेंगे तो समझ जाएगा कि हाँ, इस चीज़ की बात हो रही है, तो अनुबंध बन गया ना उसका। तो शब्दों का विकास या फिर भाषा विकास में इसका उपयोग होता है, किसका? पावलोव के नियम का। आगे देखो, दृश्य श्रव्य सामग्रियों में जो सामग्री का यूज है, जैसे मान लो एक पोस्टर है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था एक पोस्टर है, पोस्टर के अंदर मान लो महात्मा गांधी की फ़ोटो है, ठीक है। मान लो एक पोस्टर में सिर्फ इसकी फ़ोटो है, हम इसका यूज़ करके बच्चों के बीच में अनुबंध बना रहे हैं कि भाई हाँ, इसके सिर पे बाल नहीं है, हंसाने के लिए बता रहा हूँ नॉर्मली, कि भाई इसके सिर पे बाल नहीं है, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, गांधी जी तो सिर पे बाल नहीं वाले थे। अब वो चाहे पोस्टर में होंगे, चाहे वो अखबार में हो, चाहे वो नोट के ऊपर हो, तो हम समझ जाइए कि भाई हाँ, ये गांधी जी। अनुबंध बन जाता है हमारा, हर चीज़ के साथ क्या बन जाता है? अनुबंध। और अनुबंध जिसके ऊपर आधारित है वो नियम कौन सा आ जाएगा? पावलोव का नियम। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आदतों का निर्माण प्लस आदतों का छुटाना, ये भी किसके ऊपर आधारित है? ये भी पावलोव के नियम के ऊपर आधारित है। देखो, आदतों का निर्माण, मान लो जैसे मैंने आपको बताया था कि पापा आ गए, पापा आ गए, उस आदत को बनाना है, तो अनुबंध बना रहे थे ना। जैसे मान लो कोई आदत, मैं आपको बता ही देता हूँ किस टाइप की आदत होगी। इसके लिए मैं आपको एक प्रयोग बता देता हूँ। एक वाटसन और एक रेनर नाम, रेनर नाम का एक, वाटसन एक नाम का मनोवैज्ञानिक था, उसने एक रेनर नाम के बच्चे के ऊपर एक प्रयोग किया था आदतों को छुटाने के लिए। आदतों को छुटाने के लिए आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आदतों के निर्माण में अनुबंध का कैसे उपयोग होता है। और आदत का नाम आते ही हम समझ जाएंगे भाई कौन सा नियम की बात कर रहा है, पावलोव के नियम की बात कर रहा है। रेनर नाम का बच्चा था, वो हमेशा क्या खरगोश के साथ खेलता रहता था, और उसको खरगोश के साथ खेलने की बुरी आदत हो गई थी। क्या हो गई थी? बुरी। वाटसन और रेनन दो जने थे, एक बच्चे का नाम था अल्बर्ट, सॉरी, बच्चे का नाम क्या था? अल्बर्ट। अल्बर्ट जो था वो, वाटसन और रेनन पति पत्नी थे, पति पत्नी, मनोवैज्ञानिक थे ये भी। बच्चा था कौन? अल्बर्ट, जिसकी क्या बुरी आदत थी? खरगोश के साथ पूरा दिन खेलते रहना, पूरे दिन खरगोश के साथ खेलते रहना। तो वाटसन और रेनन ने क्या किया कि भाई एक नकली खरगोश लेके आया। वो क्या लेके आया? एक नकली खरगोश। और उसके अंदर उसने क्या किया? एक स्पीकर फिट कर दिया। क्या कर दिया? एक स्पीकर फिट कर दिया। उस स्पीकर में से भयानक भूतों की आवाज़ आती थी या डरावनी आवाज़ आती थी। अब उन्होंने क्या प्रयोग किया कि जैसे खरगोश, जो खरगोश है वो जैसे ही अल्बर्ट को देते, अल्बर्ट तो खुश हो जाता, लेकिन वैसे ही वो स्पीकर बज जाता और डरावनी आवाज़ निकलने लग जाती। तो उस आवाज़ के साथ में उसका क्या अनुबंध बन गया कि भाई हाँ, खरगोश आएगा तो भाई भूत की आवाज़ आएगी। तो धीरे 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 उसकी आदत खरगोश के साथ खेलने की छूट गई। क्यों? क्योंकि उसका डरावनी आवाज़ के साथ अनुबंध बन गया। उसको ऐसे लगा कि भाई जब भी खरगोश आएगा तो डरावनी आवाज़ आएगी। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि खरगोश तो नकली था, लेकिन उसका आदत छुड़ाने के लिए अनुबंध बनाया गया कि डरावनी
आवाज़ के वाला खरगोश लेके आए। फिर उसको लगने लगा कि जब भी खरगोश आएगा तो डरावनी आवाज़ तो आएगी, तो वो खरगोश के साथ खेलना उसने छोड़ दिया। तो आदतों के छुटकारे के लिए भी इसका यूज होता है, किसका? पावलोव का। इसी प्रकार से मान लो मानसिक रूप से जो बीमार लोग होते हैं उनको सिखाने का क्या तरीका होता है? उनको सिखाने का यही तरीका होता है कि भाई उनको आदतों के माध्यम से सिखाओ, अनुबंध के माध्यम से सिखाओ। उन्हें थोड़ा ना पता है कि भाई क्या करना होता है। उनको ऐसे सिखाया जाता है कि मान लो पानी पीना है, ठीक है, तो अब उनको इतना तो पता है भाई हाँ पानी पी लेंगे, मानसिक रूप से पीड़ित है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई मुंह लगाकर पानी कैसे पीना है। तो उनको दिखा कर या मुंह लगा कर उनको सिखाया जाता है कि भाई हाँ गिलास में ऐसे पानी पीना है। तो अनुबंध के माध्यम से सिखाया जाता है। तो मुख्य रूप से ये प्रयोग किन किन बच्चों पर आधारित है? एक छोटे बच्चों पर आधारित है, छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है, और एक संवेगात्मक या मानसिक रूप से जो पीड़ित बालक है, संवेगात्मक प्लस मानसिक रूप से जो पीड़ित है, उनके लिए भी ये नियम बहुत कारगर साबित हुआ है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, भाई इसका क्या क्या उपयोग है। आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं। बाद में पावलोव ने इसने थोड़ी बहुत चीज़ें और बताई थी कि भाई अनुबंध बनाने की और क्या क्या विधियाँ हैं। अनुबंध बनाने की विधियाँ कौन कौन सी है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। भाई क्या क्या विधियाँ उसने बताई है, कौन सी विधि अच्छी है, कौन सी विधि बेटर है, कौन सी गुड है, कौन सी बेस्ट है। तो आज की कक्षा के लिए यहाँ तक बहुत है। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे पावलोव के बारे में, पावलोव के नियम के बारे में।